नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं श्रीकांत। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पीजीटी के लिए इतिहास विषय और खास करके एलटी के लिए भी। तो पीजीटी और एलटी का सिलेबस लगभग एक ही है इतिहास का। थोड़ा बहुत एलटी में कम है, पीजीटी में ज्यादा है, उसको मैनेज कर लिया जाएगा क्योंकि अब बहुत टाइम भी नहीं है और दोनों के लिए अलग अलग क्लासेस चलाना ठीक भी नहीं है। तो सिलेबस एक ही है। तो पीजीटी और एलटी के लिए हम एक ही क्लास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि एलटी के लिए जो एलटी जीएस का है 30 क्वेश्चन का, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। जीएस मेरा पसंदीदा क्षेत्र रहा है, बाकी ये सब तो है ही। तो उसकी क्लासेस एलटी वालों की जो जीएस के लिए, उसकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए इतिहास। आज से हमारी इतिहास की क्लास शुरू हो गई। कल से जो हमारी राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों की जीआईसी प्रवक्ता और एलटी के लिए लगातार चलेगी और शुरू से लेके अंत तक पूरा मैं सिलेबस कवर करूंगा, कुछ भी हो जाए, और बहुत जल्दी ही कवर करूंगा। तो ये देखिए, इतिहास में फर्स्ट चैप्टर क्या है। पहला जो सिलेबस है, सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है एलटी और जीआईसी के लिए भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। यानी कि ये सिलेबस का प्रथम चैप्टर है, प्रमुख विशेषताएं किसकी? भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की। तो भारतीय प्रागैतिहासिक क्या है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक वो कालखंड है इतिहास का जिस कालखंड में कोई ऐसे लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं और कुछ कह सकते हैं एक प्रकार से कुछ लिखा पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि मानवता बिल्कुल से उत्पत्ति हुई थी मानव की और मानव विकास के क्रम में आगे बढ़ता रहा। तो उसको अपनी सुविधाओं के लिए साक्ष्यों के उपलब्ध के आधार पे जो है इसको 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को, या प्राक ऐतिहासिक भी कहा जाता है, इसको प्राक ऐतिहासिक भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये प्राक इतिहास है पहला, ये दूसरा आदि इतिहास है, ये तीसरा ऐतिहासिक काल है। ठीक है, ये जीआईसी लेक्चरर की क्लास, एलटी की क्लास इतिहास की आज से शुरू हो गई है। कल से राजनीति विज्ञान की शुरू हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं। प्रमुख विशेषताओं में प्राक इतिहास है, सुविधाजनक, आदि इतिहास है और ऐतिहासिक काल है। चूंकि इतिहास का कालखंड बहुत लंबा है, मानव के उद्भव से मानव के विकास से, तो उसको एक कालखंड में बराबर पढ़ना ठीक नहीं। तो इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इसको टाइम फ्रेम कर दिया। तो टाइम फ्रेम करने के बाद जो समय निकला है वो प्राक इतिहास लगभग 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व है। आदि इतिहास 3000 से 6000 ईसा पूर्व है, ये 6000 ईसा पूर्व है, और वो 600 ईसा पूर्व है। और ऐतिहासिक काल जिसको कहते हैं 600 ईस्वी के बाद का समय, यानी कि आफ्टर एडी। ठीक है, 600 ईस्वी के बाद का समय जो है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री पाई गई है और जिसको पढ़ा लिखा जा सकता है। लिखित सामग्री है, ठीक है, लिपि है, ये इसकी विशेषता है, जिसको पढ़ा और लिखा जा सकता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक में लिपि है तो पर इसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि है मगर जैसे हड़प्पन लिपि है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, लिपि है मगर पढ़ा नहीं जा सका है। ये माना जा सकता है कि हड़प्पावासी लिखने पढ़ने के जानकार थे, क्योंकि लिपि मिली है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो जानते थे, पर हम लोगों ने, मतलब कि जो हमारे इतिहासकार हैं, उस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, और ये क्या सा है? प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि इस कालखंड में न तो लिपि है, ना तो लिपि है, ना कोई ऐसी सामग्री है जिससे कि ये अनुमान लगाया जा सके कि इस काल का जो मानव था वो इन सब चीजों, यानी कि लिखना पढ़ना, तमाम लिपि के विषय में कुछ भी जानता था, क्योंकि ये मानव के विकास का शुरुआती कालखंड है, लगभग 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व। खास करके अभी जब इसको भी बांटा जाएगा, जैसे प्राक इतिहास को बांटा जाएगा, क्योंकि 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व है, तो प्राक इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा जाता है सुविधा के लिए। क्योंकि मानव का जो विकास होता है वो एक चरण में होता है, लेकिन उस चरण को जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, मानव ने नई नई सारी चीजें की हैं, अपने को विकसित किया है, तमाम सारी चीजों से समझौता किया है, सामंजस्य किया है। तो प्राक इतिहास में पहला है पूरा पाषाण काल, लगभग 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। फिर मध्य पाषाण काल है, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व है। फिर नव पाषाण काल है, 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये प्राक इतिहास काल है, यानी कि प्राक इतिहास में 3 कालखंड हैं।
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व है, नवपाषाण काल 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व। इसको लिख इसलिए दिए हैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है ना। तो जो चीजें नहीं लिख पाया हूं उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। और फिर एक बात, इन जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषता है, इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, जितने भी आते हैं वो सारे मैं काम भर के आपको जब बहुविकल्पी बताऊंगा या मैं पीडीएफ बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेरा रहेगा, वहां से जो भी लेना चाहे ले सकता है। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए, लेकिन इतना जो मैंने लिखा है इसमें से सब आए हुए प्रश्न है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल है 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। आइए देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं रही। इस समय मनुष्य क्या है, इस समय मनुष्य सबसे सीधी सी बात है कि आखेटक है, शिकारी है। पूरा पाषाण काल में इस टाइम पीरियड में मनुष्य क्या है, शिकारी है। ये समझने वाली बात है, आप लोग तैयारी करते हैं, पढ़े ही होंगे, उसको लिखा नहीं गया है कहीं पे क्योंकि लिखने की जगह भी नहीं थी। बाकी अगर बाद में 1-2 क्लास में मैं समझा दूंगा और अच्छे से। पूरा पाषाण काल में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, जैसे आदमी जो मानव है उस समय आगेठक है, शिकारी है, छोटे छोटे जीव को मार करके खाता है, पेड़ पौधों के साथ पास में रहता है, इधर उधर घूमता टहलता रहता है, शिकारी टाइप का। उसको उसके पास कुछ भी ऐसा कोई योजना नहीं कि हमको घर बना के रहना है या कुछ ऐसा उसके दिमाग में आया। तो उस टाइम का मानव जो है वो बिल्कुल से आखेटक है, शिकारी है। उस समय क्या विशेषता रही है, चापर है, चापिंग है, पेबुल है, हैंड एक्स है, क्लीवर है। ये सारे उपकरण हैं जो पत्थर के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, ये सारे उपकरण कहाँ पे पाए गए हैं, ये आते हैं प्रश्न। चापर, चापिंग, पेबुल, हैंड एक्स, क्लीवर, ये उपकरण किस काल में पाए जाते हैं, तो पूरा पाषाण काल में। और कहाँ पाए जाते हैं, बेलन घाटी। बेलन घाटी का है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है। ठीक है, आज का जो पाकिस्तान है उस समय सोहन घाटी, तो वहीं पे बेलन घाटी है। बेलन घाटी में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और मजे की बात की ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, इसको मैंने पूरा पाषाण काल को भी समझने के लिए 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, पूरा पाषाण काल को समझने के लिए भी इसमें भी 3 कालखंड है, अच्छे से समझने के लिए उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि जगह भी नहीं थी, फिर ज्यादा थोड़ा सा हौच पौच हो जाता। तो पूरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, इस टाइम पे चापर, चापिंग, पेबुल, हैंड एक्स, क्लीवर, ये सब उपकरण पत्थर के कहां पाए जाते हैं, बेलन घाटी। बेलन घाटी यानी सोहन घाटी, दोनों में से कहीं पे आए, पाकिस्तान में। ठीक है, बेलन घाटी या सोहन घाटी से ही पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये जो प्रश्न है, पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसका क्या मतलब है, पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसका मतलब वही है जो मैंने अभी बताया है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। अगर मैं इसको यहाँ पे मिटा के लिख दे रहा हूं, पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं मैं लिख दे रहा हूं, तो जिससे आप लोगों को समझने में, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा। तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, मध्य पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है। फिर तीसरा कौन सा है, उच्च पूरा पाषाण काल है। कौन सा है, उच्च पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल है। ठीक, अब मध्य पूरा पाषाण काल 60,000 ईसा पूर्व से लगभग है ये सब। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से एग्जैक्ट डेट है, लगभग हर जगह लगा है 60,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल है। उच्च पूरा पाषाण काल कहां से है, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, और ये 5 लाख ईसा पूर्व से 60,000 ईसा
पूर्व है। ठीक है, तो ये जो मैंने डिवीजन किया हुआ है ये पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, ये मध्य पाषाण काल अलग है। ये पूरा पाषाण काल के ही 3 कालखंड हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो कालखंड है इसका 3 बटा हुआ है। तो इसी ये जो बेलन घाटी, सोहन घाटी से चापर, चापिंग, पेबुल, हैंडस, क्लीवर पाए गए हैं, सोहन घाटी से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सोहन घाटी से इसी कालखंड के तीनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक साथ में प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न आता है कि पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। दूसरा है, अब जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का मैं बता ही रहा हूं कि क्या है। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं, ये मैं डाल दूं, नहीं तो हेडिंग डाल दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं, ठीक है, जो पहले से जुड़े हैं वो जान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या है, बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है, यानी कि टेक्स्ट बुक ऑफ प्री हिस्टोरिक कहा जाता है बेलन घाटी को। ये प्रश्न आया हुआ है, बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। फिर है इसी पूरा पाषाण काल, ये जो मैंने लाइन खींची, ये जो है ये पूरा पूरा पाषाण काल है, यानी कि ये पूरा पाषाण काल 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच की तो सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी हैं, पर जो एग्जाम में आए हुए उन्हीं को लिखा गया है। बाकी और भी आगे लिखेंगे जब दूसरी क्लास लेंगे। इसी टाइम पीरियड में भीमबेटका से शैलाश्रय व गुहा चित्र पहली बार प्राप्त होते हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ये प्रश्न आता है कि भीमबेटका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहीं से पहली बार इसी गुफा में, भीमबेटका में ही पहली बार गुहा चित्र और शैलाश्रय यानी कि रुकने का आश्रय, यानी कि गुफा में रुका जो मानव होता था वो रुकता था, और वहीं पे चित्र भी बनाता था। चित्र कैसे होते थे? प्राकृतिक चित्र होते थे, आखेट के चित्र होते थे, जंगली जानवरों के चित्र होते थे, इस टाइप के चित्र होते थे जो कि भीमबेटका में मिलते हैं, भीमबेटका में मानव ने बनाया है। ठीक है, पहली बार इसको खोजा किसके द्वारा गया था? तो भारत में पहला जो हस्त कुठार खोजा गया था वो 1863 में पल्लवरम मध्य प्रदेश मद्रास में किसने खोजा था? भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा खोजा गया था। ठीक है, किसने खोजा था पहली बार? 1863 में पल्लवरम मद्रास के क्षेत्र है, रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा खोजा गया था। और दूसरा स्थान था अतिरपक्कम, अतिरपक्कम दूसरा स्थान है अतिरपक्कम। तो ये प्रकार से पूरा पाषाण काल की विशेषता है। पूरा पाषाण काल की और विशेषता में जैसे क्या है, पूरा पाषाण काल की और विशेषता में क्या है कि मनुष्य मानव धीरे धीरे अग्नि से इसी टाइम पीरियड में परिचय हुआ, धीरे धीरे अग्नि से परिचित हुआ या खोज की, जो भी आप कह सकते हैं, इसी में पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मानव धीरे धीरे अंतिम समय में यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल के टाइम में आते आते, जो मैंने भी खंड में किया था, उस टाइम तक आते आते मानव शिकारी भर नहीं रह जाता, शिकारी की दशा से खुद को विकसित कर लेता है। धीरे धीरे वो आवास धीरे धीरे घास फूस के बनाने लगता है, वहीं पर रहने लगता है। एक दो जगह उच्च पूरा पाषाण काल में तो फर्श के जमीन पे फर्श भी पाया गया है, जहां पे मानव ने अपनी झोपड़ी उपड़ी बनाई थी। तो इस तरह से है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, फिर दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल ये क्रांतिकारी टाइम होता है मानव के लिए। मानव लगभग पूर्ण विकसित हो चुका था, जो मैंने बताया था उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल जो टाइम रहता है क्या, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यही वो टाइम होता है मनुष्य के होमोसेपियंस
यानी कि जो मनुष्य की प्रजा, हमारी जो आधुनिक प्रजाति है होमो सेपियंस की, उसका विकास इसी टाइम पे होता है। तो होमो सेपियंस का जो मनुष्य है वो उच्च पुरापाषाण काल में पूरी तरह से उसका दिमाग लगभग विकसित हो जाता है। तो मध्य पाषाण काल आते आते 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के टाइम तक में क्या क्या चीजें होती हैं, मनुष्य जो है धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीजों को अपने यूज के लिए लाने लगता है, जैसे कि पत्थर के उपकरण है, जैसे हड्डी के उपकरण है। तो इसीलिए इस टाइम को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है या माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय उपकरण सूक्ष्म परिष्कृत होने लगे। इंसान क्या करता है इस टाइम पे, जो अपने यूज के लिए जो उपयोग में लाया जाता है उसको तराशने लगता है, उस पर पॉलिश करने लगता है, घिसने लगता है, जैसे कोर निकालने लगता है, ठीक है, जिससे कि छेनी है, हथौड़ी है, क्लीवर है, खुरचनी है, ये सब सारी चीजें जो है जो पुरापाषाण काल के लास्ट पीरियड में उच्च पुरापाषाण काल में पाई गई थी, उसको और परिष्कृत रूप से करने लगा, यानी कि साजा सवर्ण में सब कुछ काम करने लगा। किस समय में, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, मैंने इसीलिए हेडिंग डाल दिया मध्य पाषाण काल। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से प्राप्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य किस कालखंड में मिलता है। तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिलता है, और मध्य पाषाण काल में मिलता है, लेकिन जगह का नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से, ठीक है। तो ये दो जगह हैं जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगता है। मैंने अभी क्या बताया कि इंसान धीरे धीरे अपने को उन्नत कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग विकसित हो रहा था। दिमाग पहले हल्का था, उससे बढ़ते 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 बढ़ता चला जा रहा है। तो इंसान ने अपने लिए नए नए तरीके खोज लिए, अपनी सुविधा के लिए नई नई चीजें करने लगा, बहुत सारे उसने प्रयोग किए, जो उसके बहुत सारे फेल हुए, दुष्परिणाम प्राप्त हुए, कुछ में बहुत सारे लोगों की जाने गई होंगी, जैसा भी रहा हो, कुल मिला के यही है, ठीक है। तो पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से प्राप्त होता है। इस काल को माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है या माइक्रोलिथ भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय जो इंसान उपकरण मिलाते थे वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे उपयोग मिलाने लगे थे। पहले क्या था, पहले बड़े बड़े थे, जैसे टेबल है, क्लीवर है, हैंड एक्स है, ये सब बड़े बड़े होते थे, ठीक है, लेकिन अब छोटे छोटे होने लगे। इसी टाइम पीरियड में मध्य पाषाण काल में पहली बार इंसान ने कुत्तों को पालतू जानवर बनाया है, यानी कि अपने लिए, अपने उपयोग के लिए कुत्तों को पहली बार पालतू बनाया अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आता है, इसी समय पहली बार कुत्ते को पालतू बनाया गया। कुत्ते क्या करते थे, कुत्ते का उपयोग अमूमन जो है मानव क्या करता था, वो स्लेजिंग में करता था, खींचने के काम में लगाता था, ठीक है। तो कुत्ते का उपयोग इसीलिए किया जाता था, ठीक। इसी काल में पहली बार मानव के, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव का कंकाल सबसे पहले अवशेष कहां से मिला, सराय नाहर राय, मैदाहा, प्रतापगढ़, ठीक है, सराय नाहर राय, और एक जगह है मैदाहा, मैदाहा, ठीक है, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में, और मैदाहा प्रतापगढ़, ठीक है। पहली बार मानव का जो कंकाल का अवशेष मिला वो सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, मैदाहा यानी कि सराय नाहर राय और मैदाहा से मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, इसी टाइम पीरियड में भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, पहली बार मानव अंत्येष्टि का प्रमाण मिलता है, यानी कि इंसान इस समय तक उन्नत दशा में आ चुका था। ऐसा नहीं है, इंसान ने खुद को उन्नत कर लिया था, उसे अंत्येष्टि का के विषय में पता चल चुका था, वो प्राकृतिक शक्तियों के विषय में ज्यादा जानने लगा था, उसको ये एहसास होने लगा था कि इन प्राकृतिक शक्तियों में कुछ न कुछ ताकत है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इसी वजह से मानव ने बहुत सारी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करनी भी शुरू कर दी थी। लेखनिया से 17 नरकंकाल तथा मैदाहा से युगल समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न बहुत है कि कहां से 17 नरकंकाल एक साथ पाए गए हैं, तो लेखनिया से 17 नरकंकाल पाए गए हैं, और मैदाहा से युगल समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये मध्य पाषाण काल है, ठीक है, और ये पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, छोटी छोटी चीजें हुई हैं, बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, पर उसके लिए क्या है ना कि फिर वो उतना प्रश्न भी नहीं आता, यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं जो आपके काम भर के इसमें मिल गए हैं, ठीक है। जो भी अगर समझ में आएगा
तो उसको हम और आगे करते जाएंगे। तो ये चीज है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में ये चीज हुई। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागों से प्राप्त होता है। पशुपालन का पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आते आते इंसान जो है वो सब कुछ करने लगता है जो आज हम लिखने पढ़ने और समझने बूझने की शक्ति को देख रहे हैं। क्योंकि नवपाषाण काल वो टाइम है 6000 से 3000 ईसा पूर्व में, क्योंकि इसी समय प्राक हड़प्पा कालीन बस्तियों का भी उदय होता है, ठीक है। जैसे एक मिनट, और हाँ एक चीज और भी है जो नवपाषाण काल, पहले नवपाषाण काल के विषय में देख लें, फिर उसके बाद बताते हैं। 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल कहा जाता है, नियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। नियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक। नवपाषाण काल बेसिकली इंसान के उन्नत होने की दशा का सबसे बड़ा प्रमाण है, ठीक है। क्या? जैसे कि इसी टाइम पे पहिए क्या आविष्कार हो जाता है, ठीक है, आविष्कार हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी समय में क्या होता है कि गर्त आवास हमें मिलता है, गर्त आवास मिलता है। गर्त आवास कहां से मिलता है? बुर्ज-होम और गुफ कराल से मिलता है, बुर्ज-होम और गुफ कराल से मिलता है, ठीक है। गर्त आवास क्या है? गर्त आवास ये है कि जमीन के नीचे जो है जो आवास होता है वहां पे जाके रहना। ये बेसिकली मनुष्यों ने शायद कुत्तों से सीखा था, इसीलिए बुर्ज-होम में एक साथ मालिक और कुत्ते का, मालिक और ये माना जाता है कुत्ते का, एक साथ मालिक और कुत्ते का वो मिला है, कंकाल मिला था, ठीक है, कंकाल मिला है या शव मिला था, समाधान मिला है, ठीक है। ये बुर्ज-होम है, गुफ कराल, जहां से गर्त आवास मिला, यानी कि इंसान गर्त में रहने लगा है, यानी कि वो जान गया है कि हाँ अपनी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। बेसिकली इंसान जो है कुत्तों से ही सीखा होगा, क्योंकि कुत्तों की आदत होती है वो गड्ढा जमीन खोद के ऐसे से घुस के बना लेते हैं, ठीक है। बुर्ज-होम कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि नवपाषाण काल जो है इस टाइम पे मनुष्य के उपकरण कह सकते हैं कि जो मनुष्य यूज करता था, धनुष और जैसे भाला, जैसे और जो लंबे लंबे हथियार होते हैं आदि, जो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। यानी कि इंसान ने अपनी रक्षा के लिए ऐसे ऐसे उपकरण बना लिए जो टेक्नोलॉजी के दृष्टि से बहुत उन्नत थे। जैसे भाला है, तलवार टाइप की चीजें हैं जो पत्थर के रहे होंगे, क्योंकि लोहे से तो परिचय उस समय ठीक से हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर क्या है? फिर है जो नवपाषाण काल है, इसी के पहिए का आविष्कार हो ही गया है, गर्तावास बुर्ज-होम ये हो ही गया है, टेक्नोलॉजी का हो ही गया है, ठीक है। और जो फसलें हैं, मतलब कि जैसे कि जो धान है, चावल है, गेहूं है, जौ है, क्योंकि फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फसलें अगर देखा जाए तो मेहरगढ़ में पहली बार कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है। यहीं से मेहरगढ़ से ही क्या मिलता है? मेहरगढ़ से जौ मिलता है, मेहरगढ़ से जौ चावल मिलता है, ठीक है, चावल मिलता है, नहीं नहीं, जौ और धान,
मिलता है। ठीक है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है, चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है। पर कई सारी किताबों में ये बताया गया है कि लहुरा देव, लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर। लहुरा देव, कोल्डी हवा से चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से जौ के 2 साक्ष्य और धान के 3 साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लहुरा देव जो संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है, वहां से 8000 ईसा पूर्व में चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। कुछ किताबों में, कुछ जगह आप आधुनिक वर्णन में ये बताया गया है चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ से ही पहली प्राचीन, मेहरगढ़ से ही प्राचीन बस्ती के अवशेष मिलते हैं। प्राचीन बस्ती यानी सबसे पहली बस्ती कहां से मिलती है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही प्राचीन बस्ती के अवशेष मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ये सब उसी टाइम पीरियड में लगभग है। ठीक है, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान का वाला जो एरिया, जो ये सब चीजें मिल रही हैं, जो ये सब लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में मिल रही हैं। ठीक है, ये इस एक टाइम पीरियड में इसको बांधा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक मोटा मोटा ये माना जाता है कि इसी टाइम पे मिलती हैं। और मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से प्रथम बस्ती के साक्ष्य तो, पहली बस्ती के साक्ष्य तो मिलते ही मिलते हैं, और मेहरगढ़ से जौ और धान के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इस मामले में कोल्डी हवा से पहली बार चावल का साक्ष्य मिलता है। कुछ किताबों में, कुछ स्रोतों में लहुरा देव जो है, लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में 8000 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द में, वहां से चावल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। बाकी तो बताने के लिए बहुत सब सारी चीजें हैं, लेकिन वो बहुत से एक्सेस हो जाए, क्योंकि प्रागैतिहासिक इतिहास में से 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, जो समझ में आया उसको बताया गया है। जो आगे संभावनाएं देखेंगे, अगर होगा तो एक आध दिन और क्लास ले लिया जाएगा, आज तो शुरुआत ही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इसका बहुविकल्पी प्रश्न जितना आया हुआ है मैं करवाऊंगा, यहीं पे करवाऊंगा, अपने ही चैनल पे करवाऊंगा। बहुविकल्पी प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। इसका मैं नोट्स भी बनाऊंगा, नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में शेयर कर दूंगा, जिसको लेना होगा ले लेगा। लेकिन ये जितनी भी मैंने बातें बताई वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो इसमें से इससे ज्यादा हो सकता है कभी कभार बहुत एक्सेस हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी जो सामान्य कुछ बातें हैं थोड़ा सा उसको जान लीजिए। जैसे कि पहली बार जो मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण या जो मिले हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर 1867 ईस्वी में जीई कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण कालीन औजार खोजे हैं। मध्य पाषाण कालीन औजार खोजे हैं, औजार खोजे हैं। ठीक है, 1867 ईस्वी में जीई कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से प्रथम बार मध्य पाषाण कालीन औजार खोजे हैं। ठीक है, इतिहास का पिता आपको पता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि एक यूनानी थे, भूगोलवेत्ता भी थे। हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन थी? हिस्टोरिका किताब का नाम है। ठीक है, ये क्या थे? भूगोलवेत्ता भी थे। ठीक है,
फिर अगर नवपाषाण काल की बात की जाए तो नवपाषाण काल एग्जैक्टली 1865 में इस शब्द को हाँ, जॉन लुवाक ने जॉन लुवाक जॉन लुवाक जॉन लुवाक ने 1865 में पहली बार नवपाषाण शब्द का उपयोग किया था और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? द हिस्टोरिक टाइम्स। किसमें? द हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है जिसमें उन्होंने पहली बार नवपाषाण शब्द का, ये कुछ एक्सेस है, मैं बता दे रहा हूं, आने की संभावना तो नहीं रहती, पर ये जैसे 1867 ईस्वी में जी कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से मध्यपाषाण किसने खोजा है, क्या है, कैसे है नवपाषाण शब्द का। ठीक है, और बाकी कोल्डी हवा का मैंने बता ही दिया। कोल्डी हवा से एक चीज और भी जान लीजिए, कोल्डी हवा से याद आ गया है, कोल्डी हवा से वन एवं कृषि जन्य, यानी कि वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैंने पहले बता ही दिया है कि जो मेहरगढ़ है नवपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती कहाँ पे मिली है? नवपाषाण कालीन मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में सबसे बस्ती मिली हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ ये साथियों ये पहला लेक्चर था, पहली क्लास थी आज इतिहास की, प्रागैतिहासिक के काल की प्रमुख विशेषताएं। थोड़ा सा कठिन होता है सारे बच्चों के लिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा बोरियत होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यह कि 4-5 क्वेश्चन आते हैं। एलटी और जीआईसी दोनों में, एलटी में तो कम ही आते हैं पर जीआईसी में 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है ये मैं नहीं कहूंगा सारे आ जाएंगे, पर मैक्सिमम जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैंने लिखा था, पॉइंट आउट किया था, मैंने देखा था कई साल के पेपर को, तो वहीं से उठा के मैंने उन सबको लिखा था और देखा था। तो ठीक है साथियों, अगली क्लास कल हिस्ट्री की रहेगी, राजनीति विज्ञान की कल से मैं क्लास लूंगा। जो भी साथी मेरे दोस्त जो है मेरे चैनल को देख रहे हैं, और मेरे चैनल का नाम मैंने जैसा कि पहले ही बताया है एसकांत जीएस क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। जीएस क्लासेस ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ठीक है, जिससे कि मुझको भी अच्छा लगे। बाकी मैं एलटी जीएस की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे यहीं से सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए, अपना धैर्य बनाए रखिए, मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखिए। तो ठीक है साथियों, फिर नमस्कार, मिलते हैं कल दूसरी क्लास में। धन्यवाद।